गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे पारिस्थितिकीय पिरामिड। तो पारिस्थितिकीय पिरामिड क्या होते हैं, पारिस्थितिकीय पिरामिड की संकल्पना किसने दी, पारिस्थितिकीय पिरामिड कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो प्रकारों की जब अपन बात करते हैं तो 3 प्रकार के पारिस्थितिकीय पिरामिड होते हैं, जीवों की संख्या के, जीवों के जैव भार के और ऊर्जा के। संख्या के जो पिरामिड थे उनके बारे में बच्चों अपन अध्ययन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब पारिस्थितिकीय पिरामिड के प्रकारों में जो नंबर 2 हैं वो है बच्चों जैव भार के पिरामिड। अब देखो बच्चों, एक बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाई थी कि जो संख्या के पिरामिड होते हैं वो जैविक विभव को दर्शाते हैं, ठीक है। और जो जैव भार के पिरामिड होते हैं वो जैव भार के पिरामिड जो होते हैं वो स्टैंडिंग क्रॉप या खड़ी फसल को व्यक्त करते हैं। तो बच्चों ये अपन पढ़े जैव भार के पिरामिड। देखो 2 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो अपने को पहले आनी चाहिए। एक तो है बच्चों स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी शस्य या खड़ी फसल। क्या होती है ये स्टैंडिंग क्रॉप, ध्यान से समझो बच्चों। किसी पारितंत्र में इकाई क्षेत्रफल में इकाई समय में उपस्थित कुल जीवित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा खड़ी शस्य कहलाती है। क्या कहना चाह रहा है बच्चों, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, माना कोई इकोसिस्टम है, उसके इकाई क्षेत्रफल में इकाई समय में कुल लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल कितना प्रेजेंट है। तो किसी इकोसिस्टम में किसी निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र में उपस्थित जो टोटल लिविंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसी को बच्चों क्या कहा जाता है, स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है। अब इस लिविंग मैटर को, स्टैंडिंग क्रॉप को ही जब अपन भार के रूप में व्यक्त करते हैं तो बच्चों यही चीज क्या कहलाती है, जैव भार या बायोमास। भाई स्टैंडिंग क्रॉप को ही जब अपन भार के रूप में व्यक्त करेंगे तो इसी को क्या कहा जाएगा, जैव भार या बायोमास। ये तो बात होगी बच्चों स्टैंडिंग क्रॉप की। दूसरी जो परिभाषा है वो है स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्वालिटी, खड़ी अवस्था। अब बच्चों स्टैंडिंग क्रॉप में तो बात की गई थी जीवित कार्बनिक पदार्थों की, यहां पर बात की जाएगी अकार्बनिक पदार्थों की, बस इतना सा ही अंतर है। तो किसी पारितंत्र में इकाई क्षेत्रफल में इकाई समय में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम एटसेट्रा, किसी पारितंत्र में इकाई क्षेत्रफल में इकाई समय में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा, इसको कहा जाता है बच्चों स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट या खड़ी अवस्था।
दोनों में डिफरेंस आपके समझ में आ गए। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है, सारी चीजें सेम है। वहां पर कुल जीवित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा की बात करनी है, यहां पर कुल अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा की बात करनी है। अब देखो, इससे समझना पड़ेगा अपने को जैव भार के पिरामिड। तो ध्यान दो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है जैव भार के पिरामिड। ये पिरामिड पोषण स्तरों पर जैव भार की मात्रा को रखने पर बनते हैं। भाई उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर आपको क्या दर्शाना है, जैव भार की मात्रा को दर्शाना है। तो जो पिरामिड बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, जैव भार के। जैसे संख्या में पोषण स्तर पर क्या दर्शानी थी, संख्या, यहां पर पोषण स्तर पर क्या दर्शाना है, जैव भार। तो बनने वाले पिरामिड किसके पिरामिड होंगे, जैव भार के। अब बच्चों ये जैव भार के जो पिरामिड है, जैसे संख्या के पिरामिड प्रदर्शित कर रहे थे जैविक विभव को, वैसे ही बच्चों जो जैव भार के पिरामिड होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं क्या, खड़ी फसल या खड़ी शस्य को। भाई जैव भार जो है वो जैव भार क्या है, जीवित कार्बनिक पदार्थ। भाई जीवित कार्बनिक पदार्थ को ही भार के रूप में व्यक्त करते हैं, तो वही तो जैव भार होता है। और जैव भार को अगर यहां पर अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, खड़ी शस्य या खड़ी फसल को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आगे बढ़ो बच्चों, जैव भार के जो पिरामिड होते हैं ये पिरामिड भी सामान्यतः कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। या ऐसे मान लो आप, तो स्थलीय पारितंत्रों में, स्थलीय पारितंत्रों में जो जैव भार के पिरामिड होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। अब देखो बच्चों, अपने एनसीईआरटी में एक दलदलीय पारितंत्र से आंकड़े लिए गए हैं। अपने एनसीईआरटी में एक दलदलीय पारितंत्र से आंकड़े लेकर और दर्शाया गया है क्या, जैव भार का पिरामिड। ठीक है, जैसे पोषण की रीति अपन देख लें, पोषण की रीति, या अपन ट्रॉपिक लेवल की बात कर लें। जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप या टर्सरी कंज्यूमर। तो ये ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉपिक लेवल सेकंड, ट्रॉपिक लेवल थर्ड और ट्रॉपिक लेवल फोर्थ। अब इनमें अपन देखते हैं इनका ड्राई वेट या शुष्क भार। भाई जैव भार के मापन का सही तरीका क्या है, फ्रेश वेट की ड्राई वेट। तो जैव भार के मापन का सही तरीका क्या होता है बच्चों, ड्राई वेट होता है, क्योंकि फ्रेश वेट में तो किसकी मात्रा होती है, पानी की भी मात्रा होती है। यहां पर केवल किसकी बात की जा रही है, कार्बनिक पदार्थों की। तो जैव भार का सही मापन नम भार है कि शुष्क भार है, शुष्क भार है। तो एक दलदलीय पारितंत्र से आंकड़े लिए गए, जैव भार का पिरामिड बनाया गया, ये अलग अलग हो गए पोषण स्तर, और अपन यहां पर ले रहे हैं मान लो ड्राई वेट। क्या लिया जा रहा है बच्चों, ड्राई वेट लिया जा रहा है। तो बच्चों प्रथम पोषण स्तर पर 809 kg, द्वितीय पोषण स्तर पर 37, तृतीय पोषण स्तर पर 11 और सर्वोच्च पोषण स्तर जो लास्ट पोषण स्तर है उस पर 1.5। तो बच्चों जैसे जैसे अपन उत्तरोत्तर पोषण स्तर की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जैव भार में क्या आ रही है, कमी आ रही है। जैव भार में क्या आ रही है बच्चों, कमी आ रही है। तो उत्पादकों के लेवल पर जैव भार अधिक है, उपभोक्ताओं की ओर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं जैव भार में क्या आ रही है, कमी आ रही है। इसका मतलब जैव भार का जो पिरामिड है वो जैव भार का पिरामिड कैसा है बच्चों, सीधा है। अब ध्यान दो, संख्या के पिरामिड में अपन ने पीछे बात करी थी वृक्ष पारितंत्र में,
वृक्ष पारितंत्र में जो संख्या का पिरामिड था वो संख्या का पिरामिड कैसा था? उल्टा। लेकिन वृक्ष पारितंत्र का संख्या का पिरामिड, वृक्ष पारितंत्र का संख्या का पिरामिड कैसा होगा बच्चा? सीधा होगा, अपराइट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर उत्पादक कौन है? वृक्ष है, उसका जैवभार ज्यादा है। तो अगर अपन बात करें वृक्ष, इसका देख रहे हैं जैवभार, फिर मान लो इस पर आश्रित जो पक्षी हैं उनका जैवभार, और इन पर आश्रित फिर परजीवी। क्लियर? तो अगर एक वृक्ष पारितंत्र की अपन बात करते हैं और उसमें जैव भार का पिरामिड दिखाते हैं तो बच्चों वो जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा। एक जनरल सेंस में भी अगर अपन से पूछा जाता है कि भाई संख्या के पिरामिड और जैव भार के पिरामिड सीधे होते हैं। अब संख्या की बात करें तो जलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र में सामान्यतः सीधे। जैव भार की अगर बात करता है तो स्थलीय पारितंत्रों में संख्या के पिरामिड सामान्यतः सीधे होते हैं। संख्या का पिरामिड वृक्ष पारितंत्र का जो उल्टा था वो भी जैव भार का तो कैसा होता है? सीधा होता है। लेकिन जब बात की जाएगी जलीय पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड, जलीय पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड, तो बच्चों जलीय पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड क्या होता है? उल्टा होता है। कारण क्या है? तो ध्यान दो बच्चों, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉपिक लेवल सेकंड, ट्रॉपिक लेवल थर्ड और ट्रॉपिक लेवल फोर्थ। तो बच्चों जलीय पारितंत्र में प्रथम पोषण स्तर मतलब कि उत्पादक, बच्चों उत्पादक कौन है? पादप प्लवक। वो पादप प्लवक तो एक प्रकार से क्या मान लो? सूक्ष्म जीव है। इनका जैव भार तो क्या होगा? कम होगा। अब द्वितीय पोषण स्तर जो है, द्वितीय पोषण स्तर ये प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? जंतु प्लवक। अब जंतु प्लवकों का जैव भार है वो इन सूक्ष्म जीव पादप प्लवकों की तुलना में क्या होगा? अधिक होगा। अब टर्सरी कंज्यूमर, सॉरी तृतीय पोषण स्तर पर कौन है? सेकेंडरी कंज्यूमर। इन जंतु प्लवकों पर आश्रित कौन है? छोटी मछलियां, और इन छोटी मछलियों पर आश्रित फिर टॉप कंज्यूमर वो कौन है बच्चों? बड़ी मछलियां। तो पिरामिड में अपन ने समझाया था आधार में किसको रखेंगे? उत्पादकों को। तो उत्पादकों को आधार में रखा, शीर्ष की तरफ उपभोक्ताओं की ओर बढ़ रहे हैं। तो बताओ बच्चों जैव भार में कमी आ रही है कि बढ़ोतरी हो रही है? जैव भार में क्या हो रही है? बढ़ोतरी। इसका स्पष्ट सा कारण आप बताओगे कि साहब जलीय पारितंत्रों में जो उत्पादक होते हैं वो तो माइक्रो एल्गी है, सूक्ष्म शैवाल है, जिनका जैव भार तो बहुत कम होता है। तो जलीय पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसा बनेगा बच्चों? उल्टा बनेगा। तो इस प्रकार से पारिस्थितिकीय पिरामिड का दूसरा प्रकार जैव भार के पिरामिड ये कंप्लीट होते हैं। अब नंबर 3 अपन जो पढ़ेंगे वो है बच्चों ऊर्जा के पिरामिड। देखो नंबर 3 ऊर्जा के पिरामिड। अब बच्चों ऊर्जा के पिरामिड ध्यान देंगे, संख्या का पिरामिड किस चीज को बता रहा है? जैविक विभव को। जैव भार के पिरामिड स्टैंडिंग क्रॉप को। और बच्चों ऊर्जा के पिरामिड जो होते हैं ये दर्शाते हैं किसको? उत्पादकता को। और बच्चों इकोसिस्टम के फंक्शंस में
मैंने आपको उत्पादकता की परिभाषा बता दी थी। जैव भार के उत्पादन की दर को ही क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं। तो बच्चों ऊर्जा के पिरामिड किसको प्रदर्शित करते हैं? उत्पादकता को प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं। ऊर्जा के जो पिरामिड होते हैं वो ऊर्जा के पिरामिड ऑलवेज कैसे होंगे? अपराइट, चाहे से स्थलीय पारितंत्र हो और चाहे से जलीय पारितंत्र हो। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं, पीछे अपन पढ़ चुके हैं, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो प्रवाह कैसा होता है बच्चों? एक दिशीय, सूर्य से उत्पादक, उत्पादक से उपभोक्ता। और पीछे मैं आपको बच्चों 10% का रूल भी बता चुका। ऊष्मागतिकी के प्रथम द्वितीय नियम की भी अपन ने बात कर ली। ऊर्जा आ रही है सूर्य से उत्पादकों की ओर, उत्पादकों से जब उपभोक्ताओं की ओर ऊर्जा जाएगी तो ऊर्जा की मात्रा में कमी आएगी, और आगे जाएगी तो ऊर्जा की मात्रा में कमी आएगी। तो बच्चों सर्वाधिक जो ऊर्जा है भोजन के रूप में वो किनके स्तर पर है? उत्पादकों के स्तर पर ही है। तो ऊर्जा के पिरामिड जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? सीधे। क्यों? सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादकों के स्तर पर होती है और क्रमागत पोषण स्तरों पर ऊर्जा में कमी आती जाती है। क्रमागत पोषण स्तरों पर ऊर्जा में कमी आती जाती है। चलो अपन 10% के रूल को जैसे अप्लाई करके देख लेते हैं। मान लो, देखो, प्राइमरी ऐसे इमेजिन कर लो बच्चों, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टॉप कंज्यूमर। ठीक है, देखो, अगर सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा या ऊर्जा देखी जाए, मान लो जूल में, है ना, तो वो मान लो सपोज कितनी है? 10 लाख जूल। ठीक है, ऐसे मान लो आप, तो ये 10 लाख जूल जो है ये आप मान लो आपतित सौर विकिरण, आपतित सौर विकिरण मान लेते हैं, सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली, इसको अपन मान लेते हैं 10 लाख जूल। अब बच्चों में पीछे आपको समझा चुका, जो कुल आपतित सौर विकिरण होती है उसका पौधे प्रकाश संश्लेषण में कितना यूज लेते हैं? 1 से 5। कुल आपतित सौर विकिरण का तो 1 से 5। और अगर बात की जाएगी PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, तो उसका बच्चों 2 से 10। तो आप तो ऐसे मान लो कि कुल जो सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी की ओर आ रहा है उसका 1% भाग ही पौधे फोटोसिंथेसिस में यूज लेते हैं। या ऐसे मान लो प्रकाश संश्लेषण में कैप्चर कर सकते हैं, वो भाग कितना होगा? 1% ही होगा, और उसी को अपन कहेंगे GPP। तो बच्चों 10 लाख जूल का 1% अगर अपन देखते हैं तो 10 लाख जूल का 1% कितना होगा बच्चों? 10,000 जूल। 10,000 जूल। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्लांट्स के लेवल पर फोटोसिंथेसिस में ऐसे मान लो ये GPP अपन कितनी मान लेंगे? 10,000 जूल। ये बात आपके समझ में आ रही है क्या बच्चों? 10 लाख जूल मान ली टोटल सनलाइट, प्रकाश संश्लेषण में कितनी कैप्चर हुई? 1%।
तो 10 लाख का 1% कितना हो गया? 10,000 जूल। अब लगा दो आप 10% का लिंडेमान का रूल। माना जीपीपी के रूप में प्लांट को इतनी एनर्जी मिल गई 10,000 जूल। अब इसका 90% यूज आ जाएगा मेटाबॉलिक प्रोसेस में या फिर हीट की फॉर्म में लॉस हो जाए। आगे कितना ट्रांसफर होगा? 10% ही तो ट्रांसफर होगा। तो 10,000 जूल का 10% कितना? 1000 जूल। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं, शाकाहारी हैं, उनको कितनी अवेलेबल हुई? मान लो 1000 जूल। अब फिर वापस वही 10% का रूल लगेगा। 90% ये मान लो यूटिलाइज कर लेंगे तो 10% आगे ट्रांसफर होगा, तो फिर 100 जूल। 100 जूल मिली किनको? सेकेंडरी कंज्यूमर को। इसका 10% 10 जूल। आगे बात, तो उत्तरोत्तर पोषक स्तरों पर ऊर्जा के मान में लगातार क्या होती जा रही है? गिरावट होती जा रही है। सर्वाधिक ऊर्जा कहां देखने को मिल रही है? उत्पादकों के स्तर पर देखने को मिल रही है। तो कभी भी बच्चों ऊर्जा के पिरामिड उल्टे नहीं हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का पारितंत्र हो, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा कैसे होते हैं? सीधे ही होते हैं। तो ये बच्चों पारिस्थितिकीय पिरामिड जो थे 3 प्रकार के, वो कंप्लीट होते हैं। अब बच्चों अपन देखते हैं लिमिटेशंस। जो पारिस्थितिकीय पिरामिड हैं, उन पारिस्थितिकीय पिरामिड की सीमाएं क्या क्या है? कौन कौन सी चीजें हैं जो पारिस्थितिकीय पिरामिड में इंक्लूड नहीं हो पाई या जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता पारिस्थितिकीय पिरामिड के आधार पर? तो देखो बच्चों, पारिस्थितिकीय पिरामिड की सीमाएं। पारिस्थितिकीय पिरामिड की सीमाएं देखो। नंबर 1, पारिस्थितिकीय पिरामिड को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो बच्चों एक सीधी खाद्य श्रृंखला बनती है। पारिस्थितिकीय पिरामिड को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो एक सीधी खाद्य श्रृंखला बनती है, लेकिन नेचर में या पारितंत्र में तो क्या होता है? खाद्य जाल होता है। तो बच्चों पारिस्थितिकीय पिरामिड से खाद्य जाल की व्याख्या नहीं हो रही है। दूसरी चीज, अपघटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपघटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन पारिस्थितिकीय पिरामिड में इनको कोई स्थान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, कई जीव एक से अधिक पोषण स्तरों से संबंधित हो सकते हैं। देखो बच्चों, एक आप सिंपली माइंड में एक बात बैठा लो, क्या पोषण स्तर जो है, पोषण स्तर जो है वो बच्चों एक क्रियात्मक स्तर है, एक फंक्शनल लेवल है। ये पोषण स्तर किसी पर्टिकुलर जाति को निरूपित नहीं करता है। भाई अभी जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि पोषण के हिसाब से जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर आश्रित होंगे वो द्वितीय पोषण स्तर से संबंधित होंगे। भाई शाकाहारी जो है वो किससे संबंधित होंगे? द्वितीय पोषण स्तर से संबंधित होंगे। तो द्वितीय पोषण स्तर पर कोई एक पर्टिकुलर जाति थोड़ी ना है। कोई पक्षी भी शाकाहारी हो सकता है, कोई कीट भी शाकाहारी हो सकता है, कोई स्तनधारी भी शाकाहारी हो सकता है। तो बच्चों पोषण स्तर किसी भी जाति को प्रदर्शित नहीं करता है। पोषण स्तर तो किसको प्रदर्शित करता है? एक क्रियात्मक स्तर को प्रदर्शित करता है। जैसे अगर मान लो अपन बात करते हैं, कोई गोरैया हैं, अब वो गोरैया मान लो फल को खा रही है, कोई मटर वटर को जैसे मान लो वो गोरैया खा रही है, तब तो वो क्या हो जाएगी साहब? शाकाहारी हो जाएगी। कौन से ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करेगी? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करेगी। और वही गोरैया जब कीटों का भक्षण कर रही है, वही गोरैया जब कीटों का भक्षण करे तो कीट शाकाहारी
और कीटों पर जो आश्रित होंगे वो फिर क्या हो जाएंगे बच्चों, द्वितीयक उपभोक्ता। अब आप संख्या को कहाँ पर मेंशन करोगे, मान लो कोई पारितंत्र है और उस पारितंत्र में सपोज 1000 गौरैया है। अब वो 1000 गौरैया मान लो फलों को, मटर को, इनको खा रही है, तब तो वो शाकाहारी मतलब द्वितीयक पोषण स्तर में इंक्लूड हो जाएगी, और वही जब कीटों को खा रही है तो वो तो फिर तृतीय पोषण स्तर में इंक्लूड हो जाएगी। इस चीज की व्याख्या भी बच्चों पारिस्थितिकीय पिरामिड में नहीं हो पा रही है। क्लियर? तो ये सब की सब चीजें क्या हो जाएगी बच्चों, पारिस्थितिकीय पिरामिड की सीमाएं हो जाएगी, लिमिटेशंस हो जाएगी। इनके बारे में पारिस्थितिकीय पिरामिड कोई उल्लेख प्रोवाइड नहीं करवाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों कंप्लीट होता है पारिस्थितिकीय पिरामिड। अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, चाहे आपके 12th में बोर्ड के जैसे पेपर हो या आपका नीट का पेपर हो बच्चों, उसके हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है अपने इस इकोसिस्टम का, और वो महत्वपूर्ण बिंदु है पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। पारिस्थितिकीय अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन। पारिस्थितिकीय अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से प्रकार का होता है, तो इन सब चीजों को अपन समझें उससे पहले बच्चों अपने को कहानी समझ में आनी चाहिए समुदाय की। देखो थीम क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। समय के साथ साथ समुदाय में परिवर्तन होते रहते हैं। समय के साथ साथ कोई भी जो पारितंत्र होता है उस पारितंत्र के समुदाय में क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। और बच्चों ये समुदाय में होने वाले जो परिवर्तन है ना, ये पारितंत्र में घटित परिवर्तनों के समानांतर चलते हैं। पारितंत्र में जो परिवर्तन घटित हो रहे हैं समय के अनुरूप, उन परिवर्तनों के अकॉर्डिंग ही समुदाय में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। जैसे एक उदाहरण में मान लो आपको समझाता हूं। मान लो कोई एक घास का मैदान मान लो, घास पारितंत्र मान लो, या कोई दूसरा आवास मान लो, कोई वन की बात कर लो, जंगल की बात कर लो। अब जैसे मान लो बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, पानी का निकास नहीं हो पाया, बाढ़ की जैसी स्थिति मान लो, वहाँ पर कई वर्षों तक दलदल, कीचड़ और जल भराव ऐसी स्थितियाँ बनी हुई है। अब बच्चों उस घास के मैदान में या उस जंगल में जो पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु जो थे, वो बच्चों उस बाढ़ वाड़ में, वो पानी भराव वाली स्थितियों में तो रहने के लिए अनुकूलित थे नहीं, वो तो पुरानी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अनुकूलित थे। तो अब परिस्थितियां बदल गई, तो या तो उनको वो आवास छोड़ना पड़ेगा या फिर उनको मरना पड़ेगा। तो बच्चों अगर परिस्थितियों में बदलाव होता है, कोई एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है, कोई स्थान है, वहां की परिस्थितियों में बदलाव हुआ, लंबे समय वाली प्रक्रिया है ये, बदलाव हुआ तो क्या होगा, वहां की जो जातियां हैं वो बच्चों पलायन करेगी वहां से। क्यों? क्योंकि वहां की परिस्थितियां अब उनके योग्य नहीं रही, और वहां पर रहने के काबिल जो जातियां हैं उनका आगमन होएगा। तो वहां की जो पुरानी जातियां थी वो तो पलायन करेगी, और नई परिस्थितियों के अनुसार जो रहने के योग्य है उनका आगमन होगा। तो ये पलायन और ये आगमन कब तक चलता रहेगा, जब तक कि स्थायी समुदाय विकसित नहीं हो जाता। इसका मतलब समय के अनुसार बदलाव किस में हो रहा है, समुदाय में हो रहा है। तो
एक छोटी सी डेफिनेशन अपन पारिस्थितिकी अनुक्रमण की क्या दे सकते हैं? समय के साथ सामुदायिक अनुक्रिया का एक पहलू, इसको बच्चों अपन एक एस्पेक्ट मान सकते हैं। किसको? पारिस्थितिकीय अनुक्रमण को। सामुदायिक अनुक्रिया, समुदाय में अनुक्रिया होती है किसके साथ? समय के साथ, जिससे समुदायों में बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया जरूर लग गया होगा कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण को अपन कैसे परिभाषित करें। ठीक है, समय के साथ होने वाला परिवर्तन है ये, किसमें? समुदाय में। अब पारिस्थितिकी अनुक्रमण के प्रकार कौन कौन से प्रकार का होता है, कहां से प्रारंभ हो रहा है, कैसी परिस्थितियां बन रही है, वो सब बच्चों अपन आगे पढ़ेंगे। पहले अपने को आना चाहिए समुदाय। पिछले चैप्टर में भी जो चैप्टर नंबर 13 था, वहां पर बच्चों मैंने केवल आपको समुदाय की डेफिनेशन ही बताई थी। समुदाय के लक्षण मैंने आपको नहीं बताए थे। वो इसीलिए नहीं बताए थे कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण जब अपन पढ़ते हैं तो उसको समझने के लिए पहले अपने को किसके बारे में ज्ञान होना चाहिए? समुदाय के बारे में। तो पहले मैं आपको समुदाय समझाता हूं, उसके लक्षण गुण अपन पढ़ते हैं, उसके बाद पारिस्थितिकी अनुक्रमण की बात करेंगे। देखो बच्चों, कम्युनिटी या समुदाय, कम्युनिटी या समुदाय, तो देखो किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय पर उपस्थित निकटतः संबंधित जातियों का समूह। ध्यान से समझना बच्चों, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय पर उपस्थित निकटतः संबंधित जातियों का समूह जो आपस में परस्पर संबंधित व परस्पर क्रियाशील होती है, ऐसा समूह समुदाय कहलाता है। बैठी बच्चों बात समझ। अभी आपसे पूछा जाए कि समुदाय क्या है, तो समुदाय साहब वेरियस टाइप की पॉपुलेशन या वेरियस टाइप की स्पीशीज का ग्रुप है। लेकिन वो स्पीशीज जो हैं या वो जो वेरियस पॉपुलेशन है वो इंटरेक्टिंग होनी चाहिए। कहीं दूर दूर तक मान लो असंबंधित जातियों के समूह हैं और अपन ये कहें कि साहब उनका समूह समुदाय कहलाएगा, ऐसा नहीं होता है बच्चों। समुदाय जिन समिष्टियों से मिलकर बना हुआ होता है वो समिष्टियां परस्पर अंतर संबंधित, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर, परस्पर क्रियाशील होती है। तो निकटतः संबंधित जातियों की समिष्टियों का जो समूह है उसी को अपन क्या कहेंगे बच्चों? समुदाय कहेंगे। अब देखो, किसी स्थान की बायोलॉजिकल कम्युनिटी, जैविक समुदाय। बच्चों पिछले वाले चैप्टर में मैंने आपको ये बात सिखाई भी थी, प्रकृति में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर कोई एक पर्टिकुलर जाति ही पाई जाती हो। ऐसी स्थिति की अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं। कई जातियां पाई जाती है जो परस्पर क्या होती है? क्रियाशील होती है, और वो जातियां ही मिलकर क्या बनाती है? समुदाय। तो बच्चों जैविक समुदाय जो होता है वो जैविक समुदाय किसी स्थान की प्लांट कम्युनिटी, पादप समुदाय, किसी स्थान की एनिमल कम्युनिटी, जंतु समुदाय,
और किसी स्थान की माइक्रोबियल कम्युनिटी, सूक्ष्म जीव समुदाय, इनसे मिलकर बना हुआ होता है। भाई समुदाय की, या सिंपली आप तो ऐसा समझ लो, पादप जातियां, जंतु जातियां, सूक्ष्म जीवों की जातियां प्रकृति में ना तो अलग अलग पाई जाती है और ना ही अलग अलग पाई जा सकती है। आइसोलेटेड फॉर्म में प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स की स्पीशी प्रकृति में नहीं मिलती है, वो एक दूसरे से परस्पर संबंधित व क्रियाशील होती है, और परस्पर संबंधित व क्रियाशील होकर ही पादपों की, जंतुओं की और सूक्ष्म जीवों की जातियां क्या बनाती है? जैविक समुदाय बनाती है। तो ये तो बात हो गई बच्चों समुदाय की परिभाषा की। अब अपन देखते हैं समुदाय के गुण या लक्षण। समुदाय के गुण या लक्षण। नंबर 1, स्पीशीज डाइवर्सिटी, जातीय विविधता। नाम से पता चल रहा है बच्चों, जातीय। एक समुदाय में अनेक भिन्न भिन्न जातियां पाई जाती है। एक समुदाय में अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न जातियां पाई जाती है। तो भिन्न भिन्न जातियों का पाया जाना, जातीय विविधता का पाया जाना, ये बच्चों समुदाय की एक विशेषता होती है। नंबर 2, प्रभाविकता, डोमिनेंस। किसी निश्चित समुदाय में किसी एक जाति के सदस्य अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। भाई कोई सा भी समुदाय हो, उसमें किसी एक जाति के सदस्य अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। वो जाति बच्चों कैसी जाति मानी जाएगी? प्रभावी जाति मानी जाएगी। और किसी समुदाय में प्रभावी जाति का पाया जाना, वो गुण ही क्या कहलाएगा? प्रभाविकता का गुण कहलाए। जैसे एग्जाम्पल भी देखो, अगर एग्जाम्पल अपन देखें, 1 मिनट, उस जाति को क्या कहेंगे? प्रभावी जाति। और उस प्रभावी जाति के आधार पर ही समुदाय का नाम दे दिया जाता है। अब एग्जाम्पल जैसे आप देखो, अरावली में प्रोसोपिस समुदाय। अब आप जानते हो बच्चों प्रोसोपिस, खेजड़ी। तो अरावली की जो रेंज है उसमें खेजड़ी की बहुलता है, मान लो ज्यादा पाई जा रही है, तो वो अरावली रेंज का जो समुदाय है, कम्युनिटी है, उसी को क्या नाम दे दिया? प्रोसोपिस समुदाय। ऐसे हिमालयी क्षेत्र में पाइनस समुदाय, पाइनस या चीड़ के पेड़ जो हैं वो हिमालयन रीजन में मान लो बहुत ज्यादा पाए जा रहे, तो वहां के समुदाय को नाम ही क्या दे दिया? पाइनस समुदाय। तो ये बच्चों दूसरा गुण हो गया प्रभाविकता। नंबर 3, स्तरीकरण या स्ट्रेटिफिकेशन। किसी पारितंत्र में विभिन्न जातियों का, किसी पारितंत्र में विभिन्न जातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ऊर्ध्वाधर वितरण जो है वो ऊर्ध्वाधर वितरण ही क्या कहलाएगा? स्तरीकरण। अब देखो बच्चों, ऊर्ध्वाधर वितरण से आपको मतलब क्या लगाना है? अभी जैसे मान लो एक कोई घना जंगल है, अब उस घने जंगल में सर्वोच्च स्तर की बात करें, सबसे ज्यादा ऊंचाई की अपन बात करें तो वृक्ष। भाई सबसे ऊंचे कौन है? वृक्ष। अब वृक्षों की तुलना में कम ऊंचाई के या थोड़े नीचे स्तर पे माने जाएंगे वो झाड़ियां हैं। फिर अगर और नीचे वाले स्तर पे माने जाएंगे तो शाकीय पादप,
और नीचे स्तर पे मान लेंगे तो मान लो घास, तो सबसे नीचे तल पर घास, फिर और ऊपर बढ़े शाकीय पादप, फिर और ऊपर बढ़े झाड़ियां, फिर और ऊपर बढ़े वृक्ष। तो ऐसे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में विभिन्न जातियों का क्या पाया जा रहा है, वितरण पाया जा रहा है। इसी को बच्चों अपन क्या कहते हैं, स्तरीकरण कहते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन होते हैं उनको बच्चों बहुमंजिला वन भी कहा जाता है। बहुमंजिला वन, ऐसे मान लो अलग अलग मंजिल बन गई कि साहब ये इतना लेवल घासों का है, इतना लेवल ये औषधीय शाकीय पादपों का है, ये झाड़ियों का है, ये वृक्षों का है। तो इस प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर वितरण होता है वो ऊर्ध्वाधर वितरण ही बच्चों क्या कहलाता है, स्तरीकरण कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट, अगले गुण की अगर अपन बात करें, समुदाय की अगली विशेषता फिजियोग्नोमी। फिजियोग्नोमी किसी समुदाय का बाहरी निरूपण या किसी समुदाय का बाहरी दिखावा, बस उसी को बच्चों क्या कहा जाता है, फिजियोग्नोमी कहा जाता है। भाई कोई भी समुदाय है तो समुदाय, अभी कोई इमेज जैसे आपके मान लो बनाई जाए, कोई सीनरी देखो या कोई आप तस्वीर देखो, उसमें ऐसे पहाड़ी इलाका बनाया हुआ है, क्रिसमस के ट्री और जैसे मान लो पाइनस के ट्री, वो सब उसमें बनाए हुए हैं। तो एक पर्टिकुलर जगह पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जंतु, वो प्रजातियां विशिष्ट होती है, अलग होती है। तो उस बाहरी दिखावे से या बाहर से ही देखकर अपने को पता चल जाता है कि यार इस जगह पर तो इस प्रकार के पेड़ पौधे, इस प्रकार के जीव जंतु होते हैं। तो किसी समुदाय का जो बाहरी दिखावा होता है, एक्सटर्नल अपीरियंस होती है, बाहरी तौर पे पता चल जाए कि साहब वहाँ का समुदाय, उसमें तो ऐसे ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे ऐसे जीव जंतु और वो सब इस प्रकार के दिखते हैं, बस उसी को बच्चों क्या कहा जाता है, फिजियोग्नोमी कहा जाता है। किसी समुदाय का बाहरी निरूपण या बाहरी दिखावा। और देखो बच्चों आगे और महत्वपूर्ण चीज है कि स्टोन स्पीशीज, कुंज शिला जातियां, ये क्या होती है, ध्यान से समझना। की स्टोन स्पीशीज या कुंज शिला जातियां, कुंज शिला जातियां। देखो बच्चों, की स्टोन स्पीशीज किसी समुदाय में मिलने वाली ऐसी जाति जिसकी संख्या व जैव भार कम होता है, जिसकी संख्या व जैव भार तो कम होता है किंतु पारितंत्र की संरचना व क्रियाशीलता को अत्यधिक प्रभावित करती है। ऐसे मान लो सर्वाधिक प्रभावित करती है। तो किसी समुदाय की कोई ऐसी जाति जिसके सदस्य भले ही संख्या में कम पाए जा रहे हो, उनका जैव भार भले ही कम हो, लेकिन उनका जो रोल होता है, उनकी जो भूमिका होती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी जाति को कहा जाता है बच्चों की स्टोन स्पीशीज या कुंजशिला जातियां। जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में जब मैंने आपको संख्या का पिरामिड बताया था, तो संख्या के पिरामिड में घास स्थल में मान लो 3 परभक्षियों की अपन ने बात करी थी। अब जैसे मान लो कोई जंगल है और जंगल के अंदर शेर है, बाघ है, उनकी संख्या भले ही मान लो बहुत कम है, लेकिन लाखों करोड़ों की संख्या में अगर पेड़ पौधे हों, उन पर जो आश्रित शाकाहारी हैं, उन पर जो आश्रित छोटे मांसाहारी हैं, सबको बैलेंस रखने का काम वो कुछ शेर ही कर देंगे। जातीय विविधता बनी रहे, शिकारी
शिकार जंतुओं की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, वो 5-10 पर बख्शी बच्चों इस काम को कर देंगे। तो संख्या में कम होते हुए भी, जैव भार बाकी की तुलना में कम होने के बावजूद भी उनका रोल क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी ही जाति को क्या कहा जाता है, कुंजशिला जाति। जैसे एग्जाम्पल अपन देखें, वन या जंगल में शेर, वन या जंगल में शेर। और एग्जाम्पल जैसे अपन देखें, रेगिस्तान में कंगारू चूहा, पढ़ा था आपने पिछले चैप्टर में। कंगारू रेट उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में जैसे पाया जा रहा है, तो रेगिस्तान में मिलने वाला कंगारू चूहा, वन या जंगल में शेर, ये सब बच्चों किसके उदाहरण हैं, कीस्टोन स्पीशीज के उदाहरण। और देखो ऐसे ही क्रिटिकल लिंक स्पीशीज, क्रांतिक संयोजी जातियां। अब देखो क्रांतिक संयोजी जातियां, ऐसी जातियां जो आपस में एक दूसरे से लिंक रहकर एक दूसरे को अत्यधिक प्रभावित करती है, फायदा नुकसान जो भी पहुंचाती है, वो आपस में क्या कहलाएगी बच्चों, क्रिटिकल लिंक स्पीशीज कहलाएगी। अभी जैसे मान लो अपन बात करते हैं, कवक मूल है, माइकोराइजा है। अब कवक मूल या माइकोराइजा में उच्च पादप, भाई उच्च पादपों की जड़ है, और उच्च पादपों की जड़ में रह रहा है कौन, कवक, सहजीवी रूप में। तो ये उच्च पादप और ये कवक, ये दोनों आपस में क्या मानी जाएंगी, क्रिटिकली लिंक स्पीशीज मानी जाएगी। ऐसे ही जैसे मान लो अपन बात करें, पादप है और पादपों के साथ में परागणकारी कीट मान लो, या परागणकारी कोई पक्षी है, तो ये आपस में क्या माने जाएंगे, क्रिटिकली लिंक स्पीशीज मानी जाएगी। तो बच्चों ये अच्छी तरह से समझ लेना, कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है, डोमिनेंट स्पीशीज क्या होती है, क्रिटिकली लिंक्ड स्पीशीज क्या होती है, ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखो समुदाय से संबंधित एक छोटा सा बिंदु और है। इकोटोन व कोर प्रभाव, इकोटोन व कोर प्रभाव। देखो बच्चों, अभी जैसे मान लेते हैं, ये सपोज कोई घास स्थल है, मान लो कोई घास स्थल है, यहाँ का समुदाय है, इसको मान लो कह दिया ए समुदाय, ठीक है। ऐसे ये मान लो सपोज कोई जंगल है, कोई मान लो जंगल है, यहाँ का जैसे मान लो समुदाय है, उसको अपन बी समुदाय मान लेते हैं। और कोई स्थान है, मान लो कोई जैसे कोई चट्टानी क्षेत्र है, मान लो कोई चट्टानी इलाका है, वहाँ का कोई समुदाय, इसको जैसे मान लो सपोज सी, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्र हैं और वहाँ के अलग अलग समुदाय हैं। तो विभिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, वो संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है, इकोटोन। ऐसे इमेजिन कर लो, ये ऐसे मान लो बच्चों, ठीक है भाई, ये कोई ए क्षेत्र था, ए समुदाय मान लो, ये कोई बी क्षेत्र का बी समुदाय मान लो, ये कोई सी क्षेत्र का सी समुदाय मान लो। तो ये जो क्षेत्र है भाई, और अच्छा दो से अपन देख सकते हैं, चलो ये ऐसे मान लो कोई एक क्षेत्र, ये कोई दूसरा क्षेत्र है, ए क्षेत्र, इसका ए समुदाय मान लो, ये कोई दूसरा बी क्षेत्र मान लो, इसका ये बी समुदाय मान लो। तो दो अलग अलग समुदायों या दो अलग अलग क्षेत्रों के बीच का ये जो संक्रमण क्षेत्र है, जो दोनों के लिए क्या है बच्चों, कॉमन है,
इन दोनों समुदायों के लिए, दोनों क्षेत्रों के लिए जो कॉमन है, इस क्षेत्र को ही बच्चों क्या कहा जाता है? इकोटोन। समझ में आया? दो समुदायों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? इकोटोन कहलाता है। अब कोर प्रभाव, कोर का मतलब आप जानते हो बच्चा, किनारा। कोर का मतलब क्या होता है? किनारा। तो ये जो संक्रमण क्षेत्र होता है, इस संक्रमण क्षेत्र में मतलब इकोटोन में जातीय विविधता दोनों समुदायों की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। इस इकोटोन में जो जातीय विविधता होगी, इससे तुलना कर लो चाहे इससे तुलना कर लो, दोनों की तुलना में इस क्षेत्र में जातीय विविधता क्या होती है? अधिक होती है। तो इकोटोन में दोनों क्षेत्रों की या जो भी संक्रमण करने वाले समुदाय थे उनकी तुलना में जातीय विविधता अधिक पाई जाती है। बस बच्चों इसी चीज को क्या कहा जाता है? कोर प्रभाव कहा जाता है या एज इफेक्ट कहा जाता है। दोनों बातें समझ में आ गई? इकोटोन व कोर प्रभाव, दो समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन और इकोटोन में अधिक जातीय विविधता का पाया जाना, ये चीज क्या है बच्चों? कोर प्रभाव। तो इस तरीके से कंप्लीट होते हैं समुदाय के गुण या लक्षण। अब बच्चों आगे वाले वीडियो लेक्चर्स में अपन पारिस्थितिकी अनुक्रमण के बारे में और इस चैप्टर के अन्य बिंदुओं के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।